मगरबी बंगाल के वज़ीर आला और टीएमसी के सरबराह ममता बनर्जी ने आज दिल्ली में सोनिया गांधी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राहुल गांधी भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मीटिंग में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। ममता ने कहा कि पेगासस मामले पर बातचीत हुई। ममता ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। Yes, Sonia ji invited me for a cup of tea. Rahul ji is also there. So we met. We discussed the political situation in general, and also we discussed about Pegasus to COVID situation, and also we discussed about the unity of the opposition. So all we discussed. It was a very good meeting, positive meeting. I think the positive रिजल्ट मस्ट कम आउट इन द नेक्स्ट फ्यूचर। तो पेगासस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस का रिप्लाई तो देना चाहिए। ये तो जनता ने जानने चाहता है। जनता को जानने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा होता है, जो पब्लिक हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा है। अगर लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता, तो कहाँ पे चर्चा होगा? देखिए, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। कर्नाटक के नए वजीर आला बसवराज बोम्मई ने आज अपने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। बेंगलुरु में राजभवन में मुनक्किदा तकरीब में गवर्नर थावरचंद गहलोत ने बसवराज बोम्मई को हलफ दिलवाया। नए वजीर आला की कुर्सी संभालने के बाद बीजेपी में एक नया जोश जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अकलियतों की तशवीश अपनी जगह बरकरार है, क्योंकि बीजेपी की मौजूदा हुकूमत में अब तक अकलियतों को नुमाइंदगी नहीं दी गई है। अकलियतों के मसाइल में कमी के बजाय इजाफा ही होता जा रहा है। नए वज़ीर आला के इंतखाब पर अकलियती तबके ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरह बसवराज बोम्मई की क़यादत में रियासती काबीना की तौसी अमल में आती है। एक अहम बात यह भी है कि रियासत में जब से बीजेपी की हुकूमत कायम हुई है, अक़लियतों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। क्या इस नई काबीना में क्या कोई अक़लियत का नया चेहरा शामिल होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। अक़लियतों की नुमाइंदगी हुकूमत में न होने के सबब ये बात बार बार उठाई जा रही है कि क्या बीजेपी हुकूमत समाजी इंसाफ पर कायम है या नहीं। ये सवाल बार बार उठता हुआ आ रहा है। तो वहीं कर्नाटक में येदियुरप्पा के इस्तीफे और बसवराज बोम्मई की वज़ीर आला की हैसियत से हलफबरदारी के बाद रियासत का सियासी मंजरनामा तब्दील हो गया है। मुख्तलिफ अजला में बीजेपी कारकुन अपने अपने पसंदीदा बाज अरकान असम्बली को नई काबीना में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक के रायचूर में बीजेपी लीडर अंबाजी और अहमद बेग ने मकामी बीजेपी रुकने असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल को रियासती वजीर की हैसियत से खिदमत का मौका फराहम करने की मांग की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शिवराज पाटिल एक तालीम याफ्ता और संजीदा लीडर हैं और उन्होंने रायचूर हल्के असम्बली से 2 बार कामयाबी हासिल की। इसी तरह उन्होंने रायचूर शहर में कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया है। रायचूर बोले तो क्या है, बैकवर्ड सिटी हो गया कर्नाटक में। कोई किसी को पूछे तो भी अभी क्यों नहीं है बोले तो हमारे को दूसरे डिस्ट्रिक्ट वालों को मिनिस्टर सीट दे रहे थे अभी तक, जैसे कि लास्ट टाइम दिए बीजापुर तरफ वालों को, बीदर तरफ वालों को, बಳ್ಳारी तरफ वालों को। ऐसा दूसरों को देने की वजह से क्या है, उन्होंने महीने को एक बार भी नहीं आ रहे थे रायचूर। पहले कर्नाटक सीएम जो बने अभी बसवराज बोम्मई, उनको रायचूर वालों की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और बोले तो हमारे रायचूर के डॉक्टर शिवराज पटेल साहब एमएलए 2 बार रह चुके उन्होंने। अभी उनको सिटी डेवलपमेंट्स के लिए मिनिस्टर होना ज़रूरी है। हमारी कर्नाटक गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि उनको मिनिस्टरी बनाए ताकि हमारा रायचूर डेवलपमेंट हो सके। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम तेलंगाना के 4 रोजा दौरे पर है। टीम ने आज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात की और काफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और बोर्ड की कारकर्दगी, सरगर्मियों और दीगर मुख्तलिफ उमूर पर जानकारी हासिल की। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि बोर्ड की जानिब से 500 रजिस्ट्रियों को मनसूख करवाया गया। सेंटर वक्फ काउंसिल की रुकन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि रियासती बोर्ड की कारकर्दगी बेहतर है, लेकिन स्टाफ की कमी है। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार करके मरकजी अक़लियती वजीर मुख्तार अब्बास नकवी को पेश की जाएगी।
हमारा जो विज़िट है वो 28 से 31 तक है। आज हमारा पहला दिन है यहाँ पे विज़िट का। हमारे सारे मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ शिकायतें भी हैं, लेकिन जिस तरह से चेयरमैन साहब ने ये बताया कि 500 सेल डीड्स इन्होंने कैंसिल करवाई है, वो एक अपने आप में ही एक बड़ी बात है। अदरवाइज़ वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे जब कब्ज़ा होता है, उनमें सेल डीड होती है, वो फिर कैंसिल नहीं की जाती है, उसमें बड़ा लंबा अरसा लग जाता है। चेयरमैन साहब यहाँ की तनख्वाह भी नहीं लेते हैं और फ्री सर्विस देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ में जो असल में काम होना चाहिए वो फ्री सर्विस पे होना चाहिए, और भी स्टाफ बढ़ जाए ताकि वक्फ का जो काम है देख रेख, उसके देख रेख में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक बढ़ावा मिले और ये बिना किसी रुकावट के काम करें, और जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थोड़ा सा कमी है वो भी पूरी हो जाए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड में एक परमानेंट सीईओ होना चाहिए जो गवर्नमेंट को बहुत जल्द उसके लिए देखना चाहिए। जो 4 दिन का दौरा है ये फ्रूटफुल साबित हो जाए और हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो पूरा हो जाए। यहाँ पर लोन जो देते हैं वक्फ प्रॉपर्टी पे, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पूछते हैं हमारा, हम जो लोन देते हैं। तो यहाँ पर अभी कोई लोन नहीं है हमारा। मेंबर्स है, ये लोग को भी एक जुस्तजू है कि मतलब वक्फ में क्या हो रहा, कैसा अच्छा हो रहा, खराब हो रहा, जो भी हो रहा, ये लोग देखने के लिए फर्स्ट टाइम जो है ना, मैं देखा कि 6 महीने में एक बार तो ये लोग की विजिट, साल के अंदर 1-2 विजिट तो हो ही जाते हैं, मतलब कभी भी आके चेक कर सकते हैं। कलेक्टरों को इंस्ट्रक्शन दिए कि जहाँ भी वक्फ प्रॉपर्टी है, असेंबली में भी उन्होंने इंश्योरेंस दिए कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल ऑटो लॉक करने के लिए जो ना जियो तक निकला, उसके बारे में एआईयूडीएफ के सदर बदरुद्दीन अजमल ने आसाम और मिजोरम के टकराव को लेकर अदालती जांच का मुतालबा किया है। बदरुद्दीन अजमल ने न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि मिजोरम का माफी मांगना काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह का टकराव नहीं होना चाहिए था, यह तनाजा काफी कदीम है और इसको पहले ही हल कर लेना चाहिए था। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि अफसोस की बात है कि कई पुलिस एहलकारों की जानें गईं और मिजोरम पुलिस जश्न मना रही थी। उन्होंने कहा कि अब पूरा मामला मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के पाले में है। असम को लेकर के जो विवाद छिड़ा हुआ है उसमें तकरीबन 7 पुलिस वालों की जान जा चुकी है। हमारे साथ हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब। मौलाना, जिस तरीके से 7 पुलिस एहलकारों की जान चली गई, क्या कहेंगे? देखिए, इंतहाई अफसोस की बात है। जितना भी इसके ऊपर दुख किया जाए कम है कि असम जैसे स्टेट का 7 पुलिस वाले एहलकार और आवाम भी, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं, उनमें भी कोई मर सकते हैं बाद में, अल्लाह ना करे। तो ये मामला जो कम से कम 50-60 साल से पुराना है, इसको दोनों सरकारों को मिलकर पहले से इसको हल कर लेना चाहिए था। हर तीसरे दिन, चौथे दिन सुनने में आता है वहाँ कोई ना कोई झड़पें हो गई। मिजोरम के लोग यहाँ आसाम के बॉर्डर में आके ज़मीनों को इंक्रोच करते हैं और गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, वहाँ की गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती, और इससे पहले यहाँ की गवर्नमेंटों ने कुछ नहीं किया। ये पहली मरतबा है हेमंत बिश्व शर्मा साहब, डॉक्टर साहब खुद वहाँ जगह पे गए हैं और उन्होंने साफ ऐलान किया है कि हम हो गया जो हो गया, हम 1 इंच भी अपने यहाँ की एक ज़मीन जो है किसी को कब्जा नहीं देंगे। ये अफसोस की बात है। इसमें कमी मेरे ख्याल से दिल्ली के होम मिनिस्ट्री की भी बहुत बड़ी कमी है। एक दिन पहले अमित शाह जी शिलोंग में गए, उन्होंने 7-8 राज्य के चीफ मिनिस्टरों को लेकर बात किया। ज़रूर इस मसले में भी बात हुई होगी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि पूरे दिन ट्वीट होते रहे, दोनों जो वजीर आला हैं असम के हों या फिर मिजोरम के, वो एक दूसरे से भिड़ते रहे, उसके बाद भी ये टकराव हो जाता है। ये कोई आपस का जंग का मामला था क्या? जंग का तो मामला नहीं था। आपकी ज़मीनें हड़प करना चाह रहे हैं, कब्जा करना चाह रहे हैं, इंक्रोचमेंट करना चाह रहे हैं, और आसाम वाले उसको देना नहीं चाह रहे। फिर ये है कि मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया 200 आदमी उस तरफ से घुस के आए थे, तो हमारे आदमियों ने फायरिंग अगर की है। आपने मध्य प्रदेश में कोरोना कहर में अपनों की सरपरस्ती बहुत से महरूम हो गए। अपनों की सरपरस्ती से महरूम बच्चों की किफालत और वजीफा देने का ऐलान हुकूमत की जानिब से हालांकि गुज़िश्ता माह किया जा चुका है, लेकिन अभी तक रियासत में ऐसे कितने बच्चे हैं जो कोरोना कहर में अपनों की सरपरस्ती से महरूम हुए हैं, इनका आदादोशुमार हुकूमत की जानिब से मुकम्मल नहीं किया जा सकता है। भोपाल के एमएलए आरिफ मसूद ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भोपाल में कोरोना कहर में जो बच्चे अपनों की सरपरस्ती से महरूम हुए, उनकी मुफ्त पूरी तालीम अपनी जानिब से देने का ऐलान किया। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने इस मामले पर भोपाल एमएलए आरिफ मसूद से खास बातचीत की।
कोरोना कहर में मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोगों का इंतकाल हुआ जिनकी वजह से उनके बच्चे सरपरस्तों से महरूम हो गए। हुकूमत ने ऐलान किया, लेकिन ऐलान में ये भी कह दिया कि 31 मार्च से पहले अगर किसी का इंतकाल हुआ तो उनके बच्चों को 2000 की स्कॉलरशिप, और 31 मार्च के बाद हुआ तो उनको 5000। इस पर कांग्रेस ने एतराज़ भी किया, लेकिन इसमें बड़ा कदम यह है कि भोपाल MLA आरिफ मसूद ने एक फैसला किया है कि उनके कॉलेज में, स्कूल में जो बच्चे ऐसे हैं जो सरपरस्तों से महरूम हैं उनको मुफ्त तालीम देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद आरिफ साहब, एक कदम कैसे उठाया? देखिए, जिस तरह से सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया पूरे कोरोना में रहा, वो तो एक अफसोसनाक पहलू है, वो रहेगा। और वो ना शहर की जनता, ना देश की जनता इन लोगों को पहचान लिया और ना भूली है, ना भूलेगी। लेकिन मॉरलिटी और इंसानियत का इतना नीचे गिर जाएंगे शिवराज सिंह जी, ये ऐसा बहुत अफसोस की बात है। तो मैंने तय करा कि मैं अपने इलाके में भोपाल के बच्चों को कम से कम कहूँगा कि मेरा स्कूल और कॉलेज में आप आइए, और जो बच्चे जिनके मदर और फादर नहीं है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ एजुकेशन हम देंगे। आपने हुकूमत तो भी कह रही है, अब तमाम लोगों ने देखा, आपने देखा कि भोपाल में मेडिसिन इंजेक्शन भी चोरी हुई, इसके बाद ऑक्सीजन की कमी कह रही, लेकिन हुकूमत ने साफ साफ कह दिया कि जो है किसी की मौत ऑक्सीजन कमी से हुई नहीं। और ये तो बहुत अफसोसनाक पहलू है। सरकार निरंतर इस तरह का झूठ बोल रही है। पूरे शहर ने देखा, पूरे देश ने देखा, मैं उसका साक्षात गवाह हूँ। मेरे घर के ऊपर एक रात 4 से 6 अस्पताल वाले मेरे दरवाजे पे खड़े थे और ये कह रहे थे कि चंद घंटे बाद हमारा ICU बंद हो जाएगा। वो दिन, वो रात, वो लम्हा मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरे रूह कांप गई थी कि मैंने पहली बार सोचा कभी ऐसा कि ICU अस्पताल का बंद हो सकता है। ये एक बहुत क्या वजह, उन्होंने कहा ऑक्सीजन ही नहीं है। बड़ा मुश्किल, किस मुश्किल से हम लोगों ने मैनेज करी है वो रात हम जानते हैं। तो उसके बाद सरकार इतना बड़ा झूठ बोल रही है। मेरा एक साथी मंगलवारे का प्रजापति, उसका बच्चा आज भी यहाँ पे मौजूद है। उसके बच्चे का बयान मैं चाहूँगा कि आप कोट करें। उसका बाप तड़पता रहा और उसने उस रात को हम 1:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हम उसको बेड नहीं दिला पाए, ऑक्सीजन नहीं दिला पाए। अल्टीमेटली उसने 5:30 पे मुझे लास्ट फ़ोन करा, मुझसे कहा आरिफ भाई बेड नहीं मिल पा रहा तो मुझे मौत दिलवा दो। ये शब्द थे जिसके लिए आज तक ये कान दुखते हैं और मालिक से माफ़ी मांगता हूँ। उसको बेड उपलब्ध नहीं हो पाया भोपाल में और चंद घंटे बाद वो एक्सपायर हो गए। इसके बाद सरकार झूठ बोलती है तो क्या कहा जाए। देखते हैं कि भोपाल MLA आरिफ मसूद ने एक बड़ा कदम उठाया कि वो बच्चे जो अपनों की सरपरस्ती से कोरोना कहर में महरूम हो गए हैं, उनकी किफ़ालत और उनके बच्चों की मुफ्त तालीम का इंतज़ाम वो खुद करेंगे। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। दिल्ली उर्दू एकेडमी की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के साथ गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में उर्दू लर्निंग सेंटर शुरू करने और सोशल मीडिया पर उर्दू एकेडमी की हालत को मजबूत करने का फैसला किया गया। दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन हाजी ताज मोहम्मद ने बताया कि दिल्ली के शोरा को नए पुराने चिराग प्रोग्राम के तहत छोटे छोटे प्रोग्राम पूरी दिल्ली में कराने की तजवीज़ भी सरकार को भेजी गई है। सोशल मीडिया पर जिससे कि पुराने ढर्रे पर जो अकाडमी चल रही थी उसको नए एक मॉडर्न उसमें लाना जी, तो उस पर सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है और मैं समझता हूँ कि सबसे पहला काम होगा, बहुत जल्दी इसको शुरू करेंगे। दूसरा, जो हमारे लर्निंग सेंटर हुआ करते थे उनके लिए भी बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा। ये सबसे बड़े 2 अहम फैसले हैं। और उसके बाद जिस तरह से अब हालात सुधर रहे हैं, सुधार पे हैं, तो हमने मुशायरे की भी बात की, जो प्रोग्राम चलते थे उन प्रोग्रामों की भी बात की है, तो वो धीरे धीरे अमल में आएंगे, उनको भी किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सियासी दबाव के तहत औरंगाबाद में शुरू होने वाली इंटरनेशनल सतह की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को पूना मुंतकिल किया जा रहा है। औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के इस इल्जाम के बाद MIM हरकत में आ गई और आज जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू जबरदस्त एहतजाजी धरना दिया गया। इस धरने में औरंगाबाद के खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स तंजीमों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर MIM लीडरान ने इंतबाह दिया कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को वो किसी सूरत में अगवा होने नहीं देंगे, क्योंकि ये मराठवाड़ा के नौजवानों के मुस्तकबिल का मामला है। वाज़ेह कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने औरंगाबाद शहर में बैनुल-अक़वामी दर्जे की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान किया था। इसका संगे बुनियाद रखा जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर मुजव्वज़ा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पूना मुंतकिल हो गई। MP इम्तियाज जलील का कहना है कि शिवसेना ने NCP के सामने घुटने टेक दिए हैं, जिसके नतीजे में मराठवाड़ा के साथ एक बार फिर इम्तियाजी सलूक हो रहा है। अभी हाल ही में औरंगाबाद में एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना NCP के आगे मजबूर है और NCP के बड़े दिग्गज नेताओं ने उसे वापस पुनः शिफ्ट कर दिया।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यही कहना है कि औरंगाबाद में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स लवर्स है और उनमें बहुत ज़्यादा काबिलियत है, सलाहियतें हैं। अगर यहाँ के स्पोर्ट्स लवर्स को एक अच्छा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एक प्लेटफॉर्म मिलता तो वो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी सलाहियतों को मनवा सकते थे, देश का नाम रोशन कर सकते थे। अगर ये ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी अगर यहाँ से उठा के लेके चल जाएंगे तो हमारे मराठा वाले बच्चे जो आज वो यहाँ तक कि अपने डाइट के लिए परेशान है कि वो डाइट नहीं कर सकते और मेहनत करना चाहते, हाँ, दूसरी किसी चीज़ का उनके पास ऑप्शन नहीं, इस चीज़ को फ्यूचर बनाना चाहते। ये हमारा फ्यूचर ही अगर वो बच्चों का पूरा डार्क हो जा रहा तो बच्चे क्या करेंगे? उनको तो फिर आगे जो है तो छोटे गाड़ी और छोटे खौंचे, और जैसा कि फिर हमारे प्रधानमंत्री ने बताया था कि भाई एक भजिया वाला भी जो है भजिया तल के इतने कमा लेता, तो वो बच्चा जो है तो अपने यहाँ पे भजिया की गाड़ी लगा के भजिया बेचने को बैठ जाएगा क्या? अगर ये इतना बड़ा हमारा सपोर्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो सारे बेनिफिट्स पूरे टोटल चले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? लॉकडाउन और कोरोना वबा की वजह से लोगों की नौकरियां छिन गई हैं, रोजगार में मंदी छाई है। ऐसे हालात में आपको एक अच्छी खबर बताने जा रहे हैं। अगर आप नौजवान हैं और रोजगार को लेकर तशवीश में मुब्तला हैं तो यह खबर आपके लिए है। दिल्ली हुकूमत के जरिए कायम की गई DSEU आपके लिए जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा और डिग्री कोर्स लेकर आई है। इन कोर्सों से रोजगार मिलेगा। देखिए। लॉकडाउन और कोरोना की वजह से जब स्कूली तालीम से लेकर आला तालीम तक बेहद मुतासिर रही, ऐसे में दिल्ली हुकूमत के जरिए बनाई गई स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज ऑफर कर रही है। अंडर ग्रेजुएट के तकरीबन 20 डिग्री कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। साथ ही 10वीं क्लास के बाद के 3 साल के तकरीबन 15 डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर निहारिका वोहरा का कहना है कि यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान को स्किल इंडिया में बदलना चाहती है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी जो पिछले अगस्त में बनी थी, उसका एक ही मकसद है कि वो किस तरह से हम बच्चों को, युवा को अच्छी तरह से स्किल कर सकें अपना व्यवसाय करने के लिए या फिर किसी भी फर्म में नौकरी करने के लिए। क्लास 10 के बाद के 3 साल की डिप्लोमा है, 15 डिप्लोमा है, जिसमें बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्रिंट टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, फार्मेसी, ये सब में डिप्लोमा कर सकते हैं। और ये डिप्लोमा भी इस तरह से डिज़ाइन हुए हैं कि जैसे ही बच्चा ख़त्म करेगा वो इमीडिएटली इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकता है, और अगर चाहे तो 2 या 3 साल के बाद वापस यूनिवर्सिटी में उसी या किसी और विषय में आगे भी पढ़ सकते हैं। 12वीं क्लास के बाद होने वाले 3 और 4 साल के डिग्री प्रोग्रामों में बीटेक सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर टूल इंजीनियरिंग से लेकर DBA मैनेजमेंट, BCom, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, BA डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन, BA स्पेनिश जैसे कोर्सेज शामिल किए गए हैं, जिनमें अप्लाइड आर्ट से लेकर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, फार्मेसी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे इंजीनियरिंग के कोर्सेज शामिल किए गए हैं। हर एक डिप्लोमा कोर्स में तकरीबन 60 सीटें हैं। यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर रेहान खान सूरी बताते हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और जरूरत के हिसाब से तमाम प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। कोर्स का सबसे अहम हिस्सा एंट्रेंसशिप और फिजिकल ट्रेनिंग है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट रखा गया है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के तकरीबन 15 कैंपसेस पूरे दिल्ली में फैले हुए हैं और तमाम ये समझें कि पूरी दिल्ली इसमें कवर होती है। उसके अलावा हर प्रोग्राम को इंडस्ट्री से लिंक किया गया है, इंडस्ट्री के साथ मिलके प्रोग्राम को डेवलप किया गया है। वो चाहे रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स हो, वो चाहे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का कोर्स हो, डाटा एनालिटिक्स का कोर्स हो, डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन का कोर्स हो, लैंड ट्रांसपोर्टेशन का कोर्स हो, ई-कॉमर्स कोर्स हो, और डिग्री BA, BBA, BCom और BMS और BSc की दी जाएगी, लेकिन उसके साथ एक स्किल लगी होगी जैसे डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमारे साथ हर प्रोग्राम में कोई ना कोई इंडस्ट्री पार्टनर कर रही है, और इसमें जैसे ही बच्चा जब आएगा यहाँ तो उसका कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के साथ एक ट्रेनिंग शुरू होगा। उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें बच्चों को शुरू से एक स्टाइपेंड भी मिलेगा, बल्कि पहले सेमेस्टर से ही या दूसरे सेमेस्टर से उनको एक स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा।
जो बच्चे हैं उनको एक तरह से पूरी तरह से जो कहते हैं ना वो इंडस्ट्री के लिए रेडी बच्चे होंगे, जो पहले साल के बाद मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट में जाके वो जॉब भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, और कंटिन्यू कर सकते हैं जॉब को, वापस एक साल बाद आके अपना कोर्स भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एक मोबिलिटी और बहुत अच्छा एक मल्टी एग्जिट मल्टी एंट्री सिस्टम ख़ास तौर से ये बच्चों के लिए फ़ायदा है। पूरे दिल्ली में यूनिवर्सिटी के 15 कैंपस हैं। डिग्री प्रोग्राम की 3 साल की फीस तकरीबन 2 लाख रुपए है, जबकि डिप्लोमा में 3 साल की फीस तकरीबन 50,000 रुपए है। एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डिग्री प्रोग्राम के लिए 10 अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशन दाखिल की जा सकती है। डिप्लोमा के लिए मेरिट बेस्ड एडमिशन प्रोसेस है। हालांकि डिग्री के लिए एंट्रेंस एग्जाम के जरिए ही दाखिले का अमल रखा गया है, जबकि बीटेक में जेईई से एडमिशन रखा गया है। अगस्त 2020 में यूनिवर्सिटी का एक्ट दिल्ली गवर्नमेंट के जरिए से पास किया गया था। अब यूनिवर्सिटी का निशाना है 2022 में 5,000, 2025 में 40,000 और 2041 में 1 लाख लोगों को स्किल बनाना है। कुल मिलाकर कह सकते हैं स्किल इंडिया का जो ख्वाब मुल्क देख रहा है उसकी ताबीर मिलना शुरू हो गई है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।